नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड। आइए रुक करते खास खबरों के। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो को लेकर काफी चर्चा में आ गए हैं और दावा किया जा रहा है कि होली के दौरान आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव वीडियो कॉल पर किसी से बात करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने मेरी बेटी कैलाशी हैप्पी होली कहते हुए शुभकामनाएं दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं और अटकलें शुरू हो गई हैं। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय यादव के बीच तलाक का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और वहीं इससे पहले अनुष्का यादव से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद भी तेज प्रताप यादव सार्वजनिक रूप से कुछ दावों से इनकार कर चुके हैं। हालांकि वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में दिखाई दे रहे संदर्भ और मेरी बेटी संबंधित कथन को लेकर के अब तक तेज प्रताप यादव की ओर से कोई भी नया आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो इसी के साथ भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ के वर्ष 2026 से 28 के चुनाव को लेकर चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को भागलपुर कचहरी परिसर में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुक्ति प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी भोला कुमार मंडल और संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव व्यास ने विधिवत नामांकन किया। नामांकन के दौरान कचहरी परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे और इसी के साथ प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। नामांकन जुलूस में अधिवक्ताओं की उल्लेखनीय भागीदारी ने चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय की एकजुटता और उत्साह को दर्शाया। इस अवसर पर प्रत्याशियों ने कहा कि यदि उन्हें अधिवक्ताओं का समर्थन और आशीर्वाद मिला तो वे संघ की गरिमा और प्रतिष्ठा को और मजबूत करेंगे और इसके साथ ही अधिवक्ताओं के अधिकारों, कल्याण और संघ के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। तो कटिहार में जीएनएम छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों में भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र समाहरणालय परिसर पहुंचे और ट्यूटरों की कमी और कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं के कमी को लेकर के काफी जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, वहीं साफ सफाई, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी भारी कमी है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि जिससे कि पढ़ाई और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। छात्रों का ये कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों से वार्ता कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया। इसके बाद में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के आश्वासन के बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। तो वहीं जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि पैरामेडिकल कॉलेज की सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। हालांकि छात्रों ने चेतावनी दी कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे। जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, उसके बच्चों को कुछ उनके ट्यूटर की कमी और कुछ उनकी जो सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं, उसको लेकर के कुछ उनके मांगे थी, जिसको लेकर के वो लोग आए थे। हम लोग बैठ करके उन बच्चों से बात किए हैं और जो भी उनके इशूज थे सारे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। कुछ इशूज ऐसे थे जो हम लोग 24 घंटे के अंदर जिनको रिजॉल्व कर देंगे, कुछ ऐसे जो 2-3 दिन में हो जाएंगे, कुछ ऐसे जैसे ट्यूटर की पोस्टिंग या जो वृहद रिपेयरिंग का वो लोग कुछ डिमांड कर रहे थे अपने हॉस्टल में, जो विभाग के स्तर से आवंटन प्राप्त होने के बाद हो पाएगा या विभाग के स्तर से उसका काम होना है, वो हम लोग प्रस्ताव विभाग को भेज देंगे और विभाग के स्तर से होने के बाद वो कर दिया जाएगा।
ये है कि हम लोग को पढ़ने के लिए टीचर नहीं है। एक टीचर आते हैं वो भी हम लोग को पूरा कवर नहीं कर पाते, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा समस्या ये है कि पानी हम लोग क्या, हम लोग के जो हॉस्टल में आता है एकदम फ्रूटी की तरह पीला पीला पूरा पानी, जिससे नहा भी नहीं सकते हैं। हम लोग को पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, इतना हम लोग का कंडीशन खराब है। हम लोग को जाना पड़ता है तो उससे हम लोग को पैसा दे के जाना पड़ता है हॉस्पिटल, ना ही हम लोग के पास बस है जाने के लिए। अच्छा, साफ सफाई का क्या? साफ सफाई कुछ है ही नहीं, ना ही स्वीपर आती, कचरा आता है वो 10-15 दिन 20 दिन रहता है, कोई उठा के लेके जाने वाला नहीं है। कचरा का डिब्बा कोई बात ही नहीं है, कचरा ले जाने के लिए कोई है ही नहीं वहाँ पे। स्वीपर आती है, साफ भी नहीं करती है। स्वीपर तो आती ही नहीं है, महीने में 1 दिन आती है। पानी का समस्या है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा तो कुछ गार्ड वगैरह गार्ड सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है। हम लोग का समस्या बहुत सारी है। जैसे कि हम लोग को यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए कोई भी बस वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, जिसकी वजह से हम लोग को खुद से अपना टोटो का पैसा फी दे के जाना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी कभी हम लोग को टोटो मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो टोटो का एक प्रॉब्लम ये हो गया, हम लोग के लिए बस नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है पानी का प्रॉब्लम। पानी का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग का जो पानी है एकदम येलो कलर का आता है, मतलब उससे इतना सारा इन्फेक्शन वगैरह होता है। गर्मी के दिन में तो और प्रॉब्लम होता है, कॉकरोच वगैरह घूमते रहती है, कॉकरोच से भी प्रॉब्लम होता है। और पानी एकदम पीला आता है, जिसकी वजह से मतलब हम लोग वो कर नहीं सकते। अपना पानी खरीद के हम लोग पीते हैं, और जब बाहर वाला पानी नहीं देने आता है तो हम लोग को वही गंदा पानी पीना पड़ता है। हम लोग का समस्या ये है जो 6 मंथ से हम लोग का ट्यूटर नहीं है, हम लोग का सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट हो नहीं रहा। हमारे सीनियर लोग का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। जब हम लोग का सिलेबस बढ़ेगा नहीं, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोग के कॉलेज में जो है ट्यूटर नहीं है। जब तक ट्यूटर नहीं तब तो हम लोग पढ़ेंगे। ट्यूटर नहीं है सबसे, उसके बाद समस्या है जो पानी नहीं है। पानी जो है सो 1 फ्लोर पे आता है, 1 फ्लोर पे आता है, उसके लिए हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं, 4th फ्लोर या 5th फ्लोर जाना पड़ता है पानी के लिए। बाथरूम किचन जो भी करना हो सब 4th फ्लोर पे जाना पड़ता है। मतलब पानी का एकदम से इतना समस्या है जो मतलब अगर उससे नहाते भी हैं तो पूरा स्किन जो है सो डैमेज होता है। पूरा स्किन में ऐसे लगता है मतलब नहाते हैं पूरा देह चुलचुला रहा है। सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए 3 बैच है, जिसमें एक सर है कवर नहीं कर पाते, सिर्फ वो रीडिंग करके चले जाते हैं, समझ में नहीं आता और वो थक भी जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे। कंबाइंड क्लास करवा के तीनों बैच को एक ही साथ पढ़ाते हैं तो हम लोग ऑफकोर्स नहीं समझ में आएगा, हम लोग प्रेशर हो जाते हैं, ओटी हो जाते हैं। तो और फिर क्या बोलते हैं, पानी के लिए जेएनएम के सारे फ्लोर पे वाटर कूलर आ गया, बस हम ही लोग के फ्लोर पे वाटर कूलर नहीं आया है। और वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और सफाई का तो कुछ कहना ही नहीं है। जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट तो पटना में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पुलिस कार्रवाई को फर्जी बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित पुलिसकर्मियों का निलंबन इस बात का संकेत है कि मामले में गंभीरता है और न्यायिक जांच का निष्कर्ष जल्द सामने आएगा। अश्विनी चौबे ने कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और भरत तिवारी किसी आपराधिक नहीं बल्कि समाज के लिए काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके मुताबिक पुलिस चाहती तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन एनकाउंटर का रास्ता अपनाया गया जो पूरी तरीके से फर्जी है। उन्होंने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों से हथियार लेकर उन्हें जेल भेज दिया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब तक कोई बड़ा विपक्षी नेता पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। उन्होंने जीतन राम मांझी के बयान से असहमति जताई और कहा कि भरत तिवारी जिस स्वच्छ पेयजल के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उस लड़ाई को वो आगे भी जारी रखेंगे और साथ ही सरकार से बारिश के मद्देनजर पीड़ित परिवार के लिए टेंट उपलब्ध कराने की मांग की गई है। तो गुमला में सोमवार को पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदाली में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं विभिन्न शाखाओं के प्रभारी शामिल हुए। इस दौरान उच्च न्यायालय द्वारा पॉक्सो, एनडीपीएस समेत विभिन्न मामलों में दिए गए निर्देशों की जानकारी साझा करते हुए उनके अनुपालन पर जोर दिया गया। बैठक में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर विस्तृत राजनीतिक रणनीति बनाई गई। पुलिस अधीक्षक ने पॉक्सो, SC/ST हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती और गृह भेदन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने, लंबित वारंटों के निष्पादन, सड़क सुरक्षा, डायल 112, EDAR, IRAG और
ई सुरक्षा ऐप के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक ने डायन प्रथा, मानव तस्करी, पलायन और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने और नक्सल गतिविधियों, अवैध खनन और अपराधियों के खिलाफ आसूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी भी दी गई। तो रक्सौल की एक रेलवे गुमटी से निकली संघर्ष और सफलता की कहानी आज पूरे बिहार के लिए प्रेरणा बन गई है। समस्तीपुर निवासी राजू कुमार, जो रक्सौल में रेलवे के गेटमैन के रूप में कार्यरत हैं, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर डीएसपी पद के लिए चयनित होकर नया इतिहास रच दिया है। राजू कुमार का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। महज 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। आर्थिक चुनौतियों के बीच 5 वर्ष पहले उन्हें रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिली और रक्सौल में गेटमैन के रूप में तैनात हुए, लेकिन सीमित संसाधन और कठिन परिस्थितियां भी उनके सपनों के आड़े नहीं आ सकी। राजू 12 घंटे की ड्यूटी के बाद शेष समय में लगातार सेल्फ स्टडी करते रहे। खास बात यह रही कि डीएसपी पद पर चयनित होने के बाद भी वे अगले दिन अपनी ड्यूटी पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मौजूद रहे। भारत नेपाल सीमा के पास स्थित व्यस्त रेलवे गुमटी से निकलकर डीएसपी बनने वाले राजू कुमार की कहानी आज लाखों युवाओं के लिए मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प की मिसाल बन गई है। तो नालंदा जिले के सिलाव बाईपास स्थित एक होटल में सोमवार शाम पीएनजी गैस पाइपलाइन में अचानक से लीकेज होने से बड़ा हादसा टल गया। शाम करीब 7 बजे इस घटनाक्रम के बाद गैस में तेज दबाव के कारण पाइप फट गया और जोरदार आवाज के साथ गैस का रिसाव शुरू हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 लेन किनारे स्थित एक होटल में गैस एजेंसी के कर्मचारी नया कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहे थे और इसी दौरान अत्यधिक दबाव के कारण पाइपलाइन में पहले से मौजूद एक छोटा सा छेद बड़ा हो गया और तेज धमाके के साथ गैस का गुब्बार आसमान में उठने लगा। आसपास के दुकानदारों ने तत्काल अपनी दुकानें बंद कर दी। सूचना मिलते ही सिलाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने की आशंका को देखते हुए 4 लेन पर दोनों ओर से वाहनों का परिचालन रोक दिया। वहीं एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और दमकल कर्मियों को भी तैनात किया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर लोगों को दूर रखा। फिलहाल किसी प्रकार की जानहानि की सूचना नहीं है और पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा में 121वीं रैंक हासिल कर एसडीएम पद के लिए चयनित दावा पंचायत की बेटी मनीषा पटेल का गृह क्षेत्र पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली से लौटने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र पहुंची मनीषा का बिहिया रेलवे स्टेशन पर परिवार के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। फूलमालाओं, ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के बीच हुए स्वागत से पूरे क्षेत्र में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला। उनकी चाची और दावा पंचायत की मुखिया सुषमलता कुशवाहा ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित भी किया। इसके बाद मनीषा पटेल बिहिया रेलवे स्टेशन से ओवरब्रिज तक पैदल चली और रास्ते भर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती रहीं। पैतृक गांव दावा पहुंचने पर भी स्वागत का सिलसिला जारी रहा और वहीं गांव की महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका अभिनंदन किया। घर पहुंचने पर उनकी मां उजाला देवी ने आरती उतारकर बेटी का स्वागत किया और उनकी उपलब्धियों पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे और इसी के साथ मनीषा पटेल की सफलता ने पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया और वे युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी। तो मसौड़ी के तुलसी चौक गांव में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बीती रात शौच के लिए घर से बाहर जाने के दौरान 2 युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों ने युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट भी की। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद
युवती किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी और इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मसौड़ी थाने में मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस अधीक्षक कोमल मीणा ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। मसौड़ी थाना अंतर्गत ग्राम तुलसीचक में 20/6/26 को रात्रि 9 बजे एक महिला थी जो अपने घर से शाम के समय शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान दो आदमियों ने, जिनमें से पहले का नाम है भीम उर्फ मिथिलेश माझी और दूसरे हैं मनोज माझी, इन दोनों ने पीड़िता को पकड़कर उसके दोनों हाथ पैर बांध करके उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई और उसे डराया धमकाया गया कि अगर वो उस घटना के बारे में किसी को भी बताती है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता जब इस सब के बाद अपने घर पहुंची तो उसने अपनी इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। उसके आधार पर आवेदन पे मसौड़ी थाना में कांड 519/26 दर्ज किया। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला टास्क फोर्स खनन NCORD सड़क सुरक्षा एवं कारा सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में अवैध खनन, मादक पदार्थों की रोकथाम, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने अवैध बालू उत्खनन और परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश देते हुए संभावित बालू घाटों पर नियमित छापेमारी और खनन पट्टों और क्रशर इकाइयों की जांच करने को कहा। उन्होंने बताया कि जिले के 18 बालू घाटों की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ग्राम सभा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। NCORD की समीक्षा के दौरान मादक पदार्थों के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाने, विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। तो वहीं कारा सुरक्षा को लेकर नए भवनों के शीघ्र हस्तांतरण, CCTV और इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने और सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया। वहीं सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटना संभावित स्थलों पर हाई मास्क लाइट और साइनेज लगाने, बिना हेलमेट तेल नहीं अभियान को प्रभावी बनाने और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो गया जिले के शेरघाटी थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति, मुहर्रम कमेटी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मुहर्रम कमेटियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और पर्व के सफल आयोजन को लेकर अपने सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे। बैठक को संबोधित करते हुए शेरघाटी के DSP संदीप कुमार ने कहा कि मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और CCTV कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी प्रकार की अशांति से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता वसीम अकरम ने कहा कि शेरघाटी की पहचान हमेशा आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की रही है। यहाँ सभी समुदायों के लोग मिलजुल कर पर्व त्योहार मनाते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी मुहर्रम का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से होगा और शेरघाटी के सामाजिक एकता का सकारात्मक संदेश पूरे राज्य तक पहुंचेगा। मुहर्रम को लेकर शेरघाटी थाना परिसर में शांति समिति और बैठक की गई है। हमारे साथ में RJD के वरिष्ठ नेता वसीम अकरम जी, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या निर्णय लिया गया। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज जो कमेटी की बैठक हुई है, शांति समिति कमेटी की और मुहर्रम कमेटी की, क्या क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, आज शांति समिति की बैठक हुई, बहुत सारे लोग इस बैठक में उपस्थित हुए। बहुत देर तक, 2 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में यही निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्धारित जो रूट है उसी रूट पे हम लोगों का अखाड़ा, जो जैसे गोल निकलता है जुलूस, वैसे ही जुलूस निकलेगा। और उस रूट में अगर जो भी परेशानी है, जैसे बहुत जगह पे सड़कें खराब है, गड्ढा है, तार झूल रहा है, बिजली का तार है, और जो भी माने अवस्थित है उसको व्यवस्था को सही किया जाएगा।
यही आज के बैठक में निर्णय लिया गया। जो भी जैसे बहुत से जगह पे नाली का काम हो रहा, ढक्कन खुला हुआ और बहुत सारी परेशानियां जो रूट पे है उसको सुधारा जाएगा। बिजली का जो लाइटिंग का जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाएगा। अगले बार से भी बेहतर लाइटिंग का व्यवस्था किया जाएगा। तो यही सब पे बात हुआ। सारे लोग मिलजुल के, हिंदू मुसलमान मिलके सब पर्व हम लोग मनाते आए हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम भी हम लोग खूब शांति से, खूब अच्छे से हम लोग मनाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोगों ने किस तरीके का पुलिस विभाग से पुलिस की मांग की है? लगभग कितना पुलिस की जरूरत है आप लोगों को? पुलिस अपनी व्यवस्था खुद कर रही है। हम लोगों ने पुलिस से ये मांग नहीं किया कि आप इतना पुलिस दीजिए और इतना, हम लोग इतना ही मांग किया है कि अगर कुछ बच्चे कुछ माने कुछ 19-20 करे तो उसको दरगुजर किया जाए। जैसे सारे पर्वों में किया जाता है, सारे पर्वों में दरगुजर किया जाता है, वैसे मुहर्रम में भी अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो जिसको दरगुजर किया जा सकता है। मुहर्रम को लेकर शेरघाटी थाना परिसर में तो हजारीबाग पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में वुमेन्स कॉलेज के पास माइकिंग और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश भी दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि झारखंड सरकार के नए प्रावधान के तहत गांजा, अफीम, चरस और ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी या बिक्री की सूचना देने वाले लोगों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने नशे को ना और जिंदगी को हाँ अभियान के तहत युवाओं को जागरूक किया। इसके अलावा गहने चमकाने, झाड़ फूक और अन्य बहानों से ठगी करने वाले गिरोह से भी सतर्क रहने की अपील की गई। छात्रों ने भी नशा मुक्त हो देश हमारा का नारा लगाकर अभियान का समर्थन किया। तो गुमला में आगामी मुहर्रम और रथ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सूचना भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त दिलेश्वर महतो और पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने पेयजल, बिजली, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, जुलूस मार्गों की सुरक्षा और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग उठाई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और लोगों से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी जुलूस मार्गों का सत्यापन कर लिया गया है और निर्धारित रूट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजे और प्रतिबंधित हथियारों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी देते हुए सभी समुदाय से आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। बैठक के बाद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा भी की गई। तो मुहर्रम पर्व को लेकर के शांति सौहार्द बनाया गया है, जिसको लेकर के बैठक की गई और उसी में आपको बता दें कि जुलूस मार्गों का सत्यापन, रूट में बदलाव नहीं होने की भी बात की गई है। जहां गुमला में आगामी मुहर्रम और रथ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सूचना भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त दिलेश्वर महतो और पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने पेयजल, बिजली, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, जुलूस मार्गों की सुरक्षा और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग उठाई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और लोगों से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी जुलूस मार्गों का सत्यापन कर लिया गया है और निर्धारित रूट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजे और प्रतिबंधित हथियारों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी देते हुए सभी समुदाय से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने का आग्रह किया। बैठक के बाद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा भी की गई। अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है। प्रशासन ने सभी से अफवाहों से बचने की अपील की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। जब मुहर्रम और रथ यात्रा पर शांति समिति बनाए रखने को लेकर ये बैठक की गई।
जुलूस मार्गों का सत्यापन किया गया। रूट में बदलाव नहीं होने की भी बात यहां सामने रखी गई और सभी से कहा गया कि सभी लोग एक साथ आपसी सौहार्द रखें, भाईचारा बनाए रखें, अफवाहों से बचें। और प्रशासन ने अपील की है किसी भी भ्रामक अफवाह पर नजर ना दे, किसी भी भ्रामकता के जरिए खुद को ना उसमें डालें और जो भी अशांति फैल रही है उससे दूर रहे। तो पश्चिम सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य विभाग के करीब 3500 संविदा आधारित अनुबंध कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के पहले दिन जिले के अलग अलग प्रखंडों से पहुंचे कर्मियों ने चाईबासा स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों की मुख्य मांगों में पिछले 6 महीने से लंबित मानदेय का भुगतान, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मानदेय वृद्धि का लाभ और अन्य लंबित समस्याओं का समाधान शामिल है। वहीं कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है और परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। सैया ललिता देवी ने बताया कि कई बार विभागीय अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं निकलने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। वहीं सैया शुरू गागराई ने बताया कि इस हड़ताल में मलेरिया, कुष्ठ, टीवी, एनसीडी, सेल समेत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े सहिया साथी, बीटीटी, एएनएम, सीएचओ, डीपीटी, टीपीसी और एसटीटी कर्मी शामिल हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने कहा कि कर्मियों की मांगें उचित हैं और लंबित मानदेय भुगतान के लिए स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेज दिया गया है। जल्द समाधान की उम्मीद जताई गई है। जी, हम लोगों का सहिया साथी और बीएफ सबका मतलब 6 महीना से वेतन रुका हुआ है। घर खर्च करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोगों को घर किराया में मतलब मुश्किल पड़ रहा है। बच्चा सबका फीस भी भर नहीं पा रहे हैं। ये कितना महीना? 6 महीना से? जी जी। तो यहाँ लगभग जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कितने लोग शामिल थे यहाँ? कम से कम हम लोग क्या बोलेंगे 15 ब्लॉक से। 15 ब्लॉक से? जी। 3,500-4 हजार लोग होंगे। जी जी जी। क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? जी, कभी बोलता है ट्रेजरी से होगा, कभी बोलता है आपका दूसरा खाता खुलाइए। मतलब कब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे? तो अभी आप लोगों का अंतिम निर्णय क्या बन रहा था? हम लोगों को जब तक हम लोगों को मतलब मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना पे ही रहेंगे और कुछ कम भी नहीं करेंगे। सीएचओ हैं, एनएम दीदी है, सैया दीदी है, सैया साथी है, बीटीटी है और एसटीटी भी है, डीपीसी भी हैं साथ में सर। ये जो धरना प्रदर्शन के पीछे का कारण क्या है आप लोगों का? डॉक्टर भी हैं सर इसमें। डॉक्टर भी है? जी, डॉक्टर भी हैं। तो बताइए कि ये जो डॉक्टर साहब लोग हैं, एनएम हैं, सैया हैं, आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? इसका पीछे का कारण है 6 महीना के अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। 6 महीना हो चुका है सर और 5 महीना से भुगतान नहीं हुआ है, कोई भी पैसा नहीं मिला है। आप लोग सब अनुबंध? जी, अनुबंध कर्मी है सर। तो अनुबंध कर्मी है, तो आप लोग को जब अनुबंध किया गया तो उस समय में आप लोगों को क्या कहा गया था? पहले तो सर इससे पहले पैसा ठीक ठाक से मिल रहा था, लेकिन अभी इतना लंबा समय जो चल रहा है, अपना परिवार के लिए भी तो सर हमको ज़रूरत है। कभी किसी का तबीयत खराब होता है, बच्चा का फीस भरना होता है, तो हम कहाँ से भरेंगे सर? 6 महीना तक यदि इतना घर का परिस्थिति को भी तो देखना है, सब परिवार भी चलाना पड़ता है। जी, हम लोगों का सहिया साथी और बीएफ सबका मतलब। तो गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने सोमवार को सदर अस्पताल पहुंचकर लीवर सिरोसिस से पीड़ित जगन्नाथ तिर्की से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों को मरीज के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान ये जानकारी सामने आई कि राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं बनने के कारण जगन्नाथ तिर्की सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड बनाने और 2 दिन के भीतर आयुष्मान कार्ड जारी करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि मरीज को सभी पात्र सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और उसके परिवार को आवश्यक राशन उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जरूरतमंद और गंभीर रूप से बीमार लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता सिविल सर्जन, DCLR अस्पताल प्रबंधक सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो रामगढ़ में आगामी मुहर्रम पर्व के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को लेकर के टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त ऋतुराज ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लनायत, जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि रामगढ़ जिला आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल रहा है, जिसे बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पर्व के सफल आयोजन के लिए प्रशासन के साथ समन्वय विस्थापित करने की अपील की। प्रशासन द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई और जुलूस मार्गों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने कहा कि मुहर्रम के दौरान पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों और सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट सूचनाओं से बचने की अपील की। बैठक में जुलूस मार्गों की साफ सफाई, पेयजल, बिजली, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर सुझाव दिए गए। प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया और नागरिकों से सहयोग और आपसी सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की है और साथ ही कहा कि आपसी भाईचारा बनाए रखने से लोगों के आपसी प्रेम भी बढ़ते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं होगी लोगों के बीच में। और पर्व के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की भी बात की गई है। तो पश्चिम चंपारण के लौरिये में भरत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर रविवार शाम लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। न्याय की मांग को लेकर जनसुराज के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकालकर निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। जिला सचिव अजय ठाकुर के नेतृत्व में निकला कैंडल मार्च ब्लॉक चौक से शुरू होकर प्रभु चौक तक पहुंचा। हाथों में मोमबत्तियां और न्याय संबंधित तख्तियां लिए लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सच्चाई सामने आना लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। मार्च को संबोधित करते हुए जनसुराज के जिला सचिव अजय ठाकुर ने कहा कि भरत भूषण तिवारी प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने आ सके। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय, आर्थिक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। अंत में सभी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।